जब नोटबंदी उन्होंने किया था और नोटबंदी करने के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया था कि हम काला धन को निकालने के लिए नोटबंदी किए हैं, बाद में परिणाम क्या है, जनता कितना परेशान हुई, लोगों की शादियां टूटी और ये अपनी ब्रांडिंग के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर पर जा करके अपनी बूढ़ी वृद्ध माँ को एटीएम मशीन की लाइन में खड़ा करके फ़ोटो खिंचवा दिए। बताइए वो नालायक बेटा ही होगा जो अपनी 80 साल की माँ को, आपकी माँ 80 साल की हो और पैसा बैंक से निकलने की क्राइसिस हो, आप अपनी माँ को लाइन में लगाएंगे कि खुद लाइन में लगेंगे? ये वोट लेने के लिए हिंदू बना मुसलमान ये धर्म का कार्ड खेलते हैं। और बनारस में ये जो चाइनीज झालर है जो खूब चमकता है, उसको जो है रोल कर देने मात्र से विकास नहीं कहा जाएगा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। अब चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार सत्ता पक्ष विभिन्न वादे कर रहे हैं और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि चौतरफा विकास हुआ है। अब इस चीज़ को बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष राजभर, जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हमारे शासन काल में चौतरफा विकास हुआ है, क्या मानते हैं किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी या किस मुद्दे पर आप लोग आएंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो तो जरूर जारी करती है विकास का। आप अटल जी के समय की बात को छोड़ देते हैं, बात तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बने, तो वो इनका संसदीय क्षेत्र है जहां हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, सबसे हॉट सीट है ये। और जिस संसदीय क्षेत्र का निर्वाचित सांसद देश का माननीय प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा कहा गया था कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे। लेकिन आप देखते होंगे कि जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं या हमको औसतन लगता है कि हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह आते हैं, और जब ये लोग आते हैं तो यहाँ जिला प्रशासन जितने रूटों पर उनको जाना होता है, सभी रूटों पर जो कचरे जमा हैं, जो गंदगी है, जो नाले बजा रहे हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उनको लाखों लाखों रुपए ग्रीन पर्दा खरीद के ढकते हैं। आप भी देखे होंगे। तो यह बताता है कि कितना विकास हुआ है। ठीक है, ये तो नहीं, हाँ, ये प्रोटोकॉल नहीं है भाई। अगर वो ठीक रहता तो वो तो छुपाया जाता है ना, वो छुपाया जाता है क्योंकि वो डीएम को डर रहता है कि हमको डांटे नहीं। लेकिन और मैनिफेस्टो पर मैं चल रहा हूँ, विकास पर चल रहा हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, पहला जो उनका था भ्रष्टाचार पर, पहला था कि कांग्रेस में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और भारत की करेंसी गिर रही है, पतली हो रही है, जिससे देश का और प्रधानमंत्री का साख गिरता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं विदेश से जो स्विस बैंक में काला धन है उसको लाऊंगा, और वो काला धन आ जाए तो यूं ही पूरे भारत देश के नागरिकों को, हर प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 लाख पक्की नौकरी देंगे रोजगार के अलावा। उसमें से और हर साल 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप खुद पत्रकार बाद में है, पहले आप भी एक नागरिक हैं। क्या आप बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो में जो विकास के वादे किए गए थे, क्या उसमें एक भी वादा पूरा हुआ?
क्या बनारस क्योटो बना? क्या बनारस स्मार्ट सिटी बना? क्या यहाँ जो मलिन बस्तियां हैं, बनारस में कम से कम 50 मलिन बस्तियां हैं, उसी दुर्गति को प्राप्त है? क्या उनमें उनके बदलाव आ गए? क्या वहाँ के रहने वाले लोगों में जनजीवन में खुशहाली आ गई? क्या हर साल इन्होंने 2 लाख सरकारी और पक्की नौकरी दिया? क्या इन्होंने रोजगार दिया? कुछ नहीं दिया। विदेश से काला धन लाए? नहीं लाए। तो जिस तरीके से हर बार ये मैनिफेस्टो तो विकास का लाते हैं, पर ये वोट लेने के लिए हिंदू बना मुसलमान, ये धर्म का कार्ड खेलते हैं। और धर्म का कार्ड खेल करके पहली वाली जो सरकार बनी थी 2014 की, वो ईमानदारी की सरकार थी। उसमें जनता ने वोट दिया था, गरीब से गरीब जनता ने वोट दिया। और हमारे यहाँ आज भी बहुत गरीबी है, तो गरीब इस उम्मीद से वोट दिया था कि गरीब जब हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हम गरीबों का ख्याल रखेगा। पर हुआ ऐसा नहीं, इसके उल्टा हुआ। जो 10-15 बड़े घराने थे व्यापारियों के, जिन्होंने स्ट्रेटजी बना के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पेश किया, आज उन्हीं घरानों को लाभ मिल रहा है, बाकी सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मध्यम स्तर के उद्यमी और कुटीर उद्योग तो पूरी लघु कुटीर उद्योग पूरा बर्बाद हो गया। कहाँ रोजगार है इनके पास? लेकिन एक बात बताइए कि लगातार जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, बैनर पोस्टर एकदम पड़ जाता है और उस पर तमाम तरह के स्लोगन भी लिखे हो जाते हैं। और जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जाता है कि चौतरफा विकास के साथ साथ रोजगार का भी वो मूल्यांकन करते हैं कि रोजगार भी दिए। और अब तो पहले लोगों को डाक से आता, तब तो डायरेक्ट दे रहे हैं, सर मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि कितना बदलाव हुआ है? कितना दे दिए? अभी तो आप ये बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ ओबीसी रिजर्वेशन का, जब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ इतने कम सीटें इनको दी गई, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, लेकिन ये आरक्षण देने के बजाय, उनको रोजगार नौकरी देने के बजाय ये सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दिए। वो बच्चे आज भी दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और वो तो काकरोच बन के माननीय मुख्यमंत्री के आवास तक जा रहे थे। उनको मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी भाई इस समय सर्वशक्तिमान है, वो पहले ही सबको मारपीट के रोक दिया गया। कितनी बार वो लाठियां खा चुके हैं। आज हमारे युवा कितना दर दर की ठोकर खाते रहे हैं। विज्ञापन निकलता है, परीक्षा बनारस का जाएगा जो है सेंटर जाएगा मथुरा, मथुरा वालों का सेंटर आएगा बनारस, बलिया वाले का सेंटर जाएगा इलाहाबाद। इतनी दूर दूर भेजते हैं, और जब वो परीक्षा में बैठता है तो 1 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। ये डेटा देना, ये देखिए, ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से, और बनारस में ये जो चाइनीज झालर है जो खूब चमकता है, उसको जो है रोल कर देने मात्र से विकास नहीं कहा जाएगा। अभी बिहार में जो पुल बनाए, इन्होंने वर्ल्ड क्लास पुल बनाए थे, उस पर खूब चाइनीज, रात में जैसा चमकता था लगता था कि इससे बेहतरीन पूरी दुनिया में कोई पुल नहीं बना होगा। और वो 8 महीने में पुल जो है एकदम से खराब हालत में आ गया है। उसका लगातार वो ट्रेंड में चल रहा है। आईटी से जाकर के वहाँ इंजीनियर लगे हुए हैं। कहाँ विकास है? ये न तो जनता से जुड़े सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, ये चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की भारत की सरकार हो भाजपा की, ये दोनों सरकारें जनता की समस्याओं को निदान करने में पूरी तरह फेल है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं जनता की समस्या का निदान करने के फेल है, लेकिन सत्ता में कैसे आ जा रहे हैं? जिस तरीके से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री, सीएम बन गए 2 बार, तो आप कैसे कह रहे हैं कि फिर और लगातार वो तो, विकसित भारत 2047 की बात की परिकल्पना? अच्छा ये बताइए,
लगातार प्रधानमंत्री जी तो लगातार टाइम मांगते हैं। जब नोटबंदी उन्होंने किया था और नोटबंदी करने के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया था कि हम काला धन को निकालने के लिए नोटबंदी किए हैं, बाद में परिणाम क्या है? जनता कितना परेशान हुई, लोगों की शादियां टूटी, और ये अपनी ब्रांडिंग के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने निचले स्तर पर जा करके अपनी बूढ़ी वृद्ध माँ को एटीएम मशीन की लाइन में खड़ा करके फ़ोटो खिंचवा दिए। बताइए, वो नालायक बेटा ही होगा जो अपनी 80 साल की माँ को, आपकी माँ 80 साल की हो और पैसा बैंक से निकलने की क्राइसिस हो, आप अपनी माँ को लाइन में लगाएंगे कि खुद लाइन में लगेंगे? ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल, आप अपनी माँ को लाइन में लगाएंगे कि खुद लाइन में लगेंगे? खुद लाइन में लगेंगे। तो ये संवेदनहीन भी लोग भी हैं। ये मतलब सत्ता के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं, और सत्ता ये सिर्फ मैं बताया ना कि 2014 में इनको जनता ने वोट दे के सरकार बनाया था। उसके बाद की सरकार तो ईवीएम सरकार बना रही है, इलेक्शन कमीशन सरकार बना रही है। क्यों? इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होगा उसमें नेता प्रतिपक्ष होंगे, सीजीआई होंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसमें एकदम निष्पक्षता के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें है, नेता विरोधी दल हैं और माननीय प्रधानमंत्री। मतलब उसमें यह ना होता कि तरफा बहुमत है, तो ईमानदारी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता। लेकिन इन्होंने उसको जो है अपने बहुमत का गलत बेजा इस्तेमाल उठाते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुपरसीड करने के लिए इन्होंने नया बिल ला दिया, और बिल ला करके इन्होंने सीजीआई को बाहर कर दिया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। इनके पास फुल मेजोरिटी थी, मेजोरिटी में इन्होंने गलत इस्तेमाल करते हुए ये बाकायदे एक अलग बिल पास कर लिया कि नहीं, नेता सदन होंगे और कैबिनेट का एक मिनिस्टर होंगे और नेता प्रतिपक्ष होगा। तो बताइए, जब दो संबंधे एक का बहुमत हो गया तो एक बेचारा क्या कर लेगा वहां? अच्छा, एक बात बताइए कि अगर 2027 का अगर बिगुल बजेगा तो समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर चुनावी अखाड़े में आएगी? समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, जनता के समस्याओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। और इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, हमारे युवा हों, हमारे किसान हों, हमारे नौजवान हैं, सारे लोग परेशान हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से और इनजस्टिस से। बाहुबलियों का इस समय इतना बोलबाला हो गया है कि सामान्य और गरीब लोगों का जीना दूभर हो गया है। जब चाह रहे हैं, जिसका गरीब आदमी का ज़मीन हथिया ले रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं, ज़बरदस्ती कर ले रहे हैं। और इस सरकार में आपने देखा होगा कि आप मीडिया से जुड़े हैं, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, पक्ष का जितना काम होता था उससे ज़्यादा विपक्ष का काम होता था। उतना ज़्यादा विपक्ष के नेताओं को सम्मान दिया जाता था। सरकारें डरती थी, शासन और प्रशासन डरता था। और अब बीजेपी सरकार में अगर विपक्ष का विजिटिंग कार्ड देख लेता है वो, चाहे कितनों बड़े आप पदाधिकारी संगठन के हों या आप सांसद विधायक हो, आपसे मिलना ही नहीं चाहता है, आप उसके लिए कचरे हैं। ऐसे तमाम अनुभव रोज मिलते हैं। एक आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहें? सबसे खराब लाइन ऑर्डर है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में संरक्षित तरीके से गुंडई हो रही है। जो हार्डकोर क्रिमिनल और माफिया थे, आज संरक्षित रूप से माननीय बन के घूम रहे हैं। अर्धसैनिक बल उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते हैं।
जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस खोजती थी, और उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, 4 स्टेटों की पुलिस जिनको खोजती थी, आज वो सारे महिमा मंडित होकर के घूम रहे हैं। और ये मार किसको रहे हैं? ये कहते हैं कि कोई अपराधी हमारी सरकार में बच नहीं सकता, पर उस सरकार में सिर्फ सियारों को, भेड़ियों को तो मारा जा रहा है, गीदड़ों को मारा जा रहा है, भेड़िया मैंने सॉरी गीदड़ों और सियारों को मारा जा रहा है। और जो असली अपराधी हैं, भेड़िया हैं जो, उनको सरकारी संरक्षण के साथ महिमा मंडित किया जा रहा है। पूरी तरीके से लाइन ऑर्डर फेल है। यहां तो जाति और धर्म देख करके सोशल जस्टिस होता है, FIR उस आधार पर होता है। अगर PDA कहा तो कतई आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, FIR होगा ही नहीं। सिसक क्यों रोज आता है, मर जाता है, पर एक भी मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। न यहाँ राम राज्य है, न सुशासन है, न जीरो टॉलरेंस है। इसीलिए हमारे यही मुद्दे हैं। हालांकि प्रभु श्री राम के चंदे का जो घोटाला हुआ है, डकैती हुआ है, वो हमने बस खाली हमारे महबूब नेता ने उसको एक्सपोज कर दिया है पब्लिक डोमेन में, और कहा कि ये आप मामला भगवान का, प्रभु श्री राम का है। और सबसे ज्यादा PDA प्रभु श्री राम को मानता है, क्योंकि यही PDA समाज हमारे पूर्वज अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे प्रभु श्री राम का नाम लिखते थे, जिससे कि हर बार वो प्रभु श्री राम को जप सके। ये लोग कभी नहीं लिखे हैं। ये लोग तो प्रताप, चेतक और सांगा, सिंहा, मिंहा ऐसे नाम नहीं रखे, लेकिन हमारे पूर्वजों के नाम रज्जू राम, सुरेश राम, राम लखन राम, भरत राम, नत्थू राम, जगजीवन राम, काशी राम, ऐसे नाम हम लोग रखते रहे। हम लोग तो कभी जाति सूचक उपनाम रखे ही नहीं। अब ये हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जब मेरा नाम एजुकेशनली, मेरा नाम एकेडमिक नाम, मेरा अंक पत्रों में सिर्फ सुभाष चंद है, और हमारे सभी भाइयों का नाम चंद टाइटल है। मेरे पिता का नाम सिर्फ राजकुमार रहा, मेरे दादा का नाम सिर्फ रज्जू राम रहा। तो हम और हमारे दादाजी को पूरे गांव के लोग रज्जू भगत कहते थे, इसलिए कि हमारे यहाँ कई पुश्तों से लोग पूरी तरीके से फुल्ली वेज थे, नॉन वेज की कभी हमारे यहाँ छुआई नहीं थी। इसलिए वहां पर, और हमारे सबसे ज्यादा हमारे परिवार में शिक्षा था पूरे गांव में। हमारे घर में 2 अध्यापक, मेरे दादाजी भी अध्यापक थे और मेरे बड़े पिता भी अध्यापक थे। तो ये हमको आईना न दिखाएं सनातन का। इनके पास कोई पेटेंट नहीं है, न तो इनको रजिस्ट्रेशन प्राप्त है कि ये किसको बताएंगे कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है। ये सनातन का अर्थ खुद नहीं जानते। सनातन का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, जो सभी धर्मों के प्रति बराबर का सम्मान रखे, वही सनातन है। और आप कहते हैं कि जाली टोपी वाला, लुंगी वाला, फलाना वाला, ये जो है कब्रिस्तान वाला। अरे भाई, जब हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार दिया है, तो आप क्यों जो है नफरत पैदा करके अपने सत्ता के लिए इतना नीचे मत गिरिए कि आप समाज में इतनी जो है नफरत पैदा कर दीजिए कि लोग आपस में बैठ न सकें, एक दूसरे को देख के गाली दें, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इन्होंने बताया कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।